नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आर्यन जायसवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी को 3000 से भी ज़्यादा जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। ये हमारा नंबर दिया गया, इस नंबर पे एक हेलो मैसेज कर देंगे तो आप लोग को जो ग्रुप है बीएड 2025 का जो नया ग्रुप बना है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपकी जो क्लास चलने वाली है हिंदी की, एक थ्योरी क्लास चलने वाली। ठीक है, और ये एक डेमो क्लास है। और मैंने आपको बताया था अगर आप लोग बीएड का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा। आज ये क्लास देखोगे समझ में आ जाएगा थ्योरी क्लासेस किस तरीके से बिल्कुल बेसिक से पॉइंट बाय पॉइंट कैसे पढ़ाया जाता है। ये क्लास पूरा देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, बुक का पीडीएफ जो आपको मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको बुक मिलेंगे। प्रैक्टिस हो गया, प्रीवियस ईयर पीडीएफ हो गया, ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हो गए, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इतने में नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ इतने में ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरे 1 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। डीएओजी ऑफिशियल ऐप दिख रहा है, इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्लिक कर दीजिए भैया। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए मिल जाएगा ये वाला कॉम्बो बैच। ठीक है, 2025 का। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है बाय नाउ का ऑप्शन आता है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उस पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना बैच जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज एक नए जो है टीम मेंबर का जो है यहाँ पर स्वागत करेंगे। अपने डीएल टीम में एक और नए टीचर यहाँ पर जो है ऐड होने जा रहे हैं, महेंद्र सर, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो अपना एक्सपीरियंस है शेयर करें हमारे जो और भी स्टूडेंट है जो टीचर बनना चाहते हैं। तो आप लोग के साथ ही जो है आपको यहाँ पर हिंदी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। वो ऑलरेडी थोड़े से एक्सपीरियंस हैं, कई सालों से, कम से कम 10 से 15 सालों से वो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका, महेंद्र सर का। और आप क्लास को देखिए और बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा इनकी क्लास आपको जो है कैसी लगी। तो चलिए बुलाते हैं महेंद्र सर को। मैं महेंद्र वर्मा एक गवर्नमेंट टीचर हूं और आप सबके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा जो संयुक्त रूप से होने वाली है इसकी क्लास चलाने वाले हैं, जिसमें से हम हिंदी पढ़ाएंगे आपको। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, हिंदी का ये पाठ्यक्रम है, जिसमें से पहला है भाषा तथा व्याकरण। व्याकरण सब कुछ व्याकरण में ही समाहित है। भाषा में हम जो प्रारंभिक भाषाएं हैं, किस प्रकार से हमारी हिंदी विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँची है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार एक भी बहुत विस्तृत टॉपिक है आपका। इसमें विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, शब्द किसे कहते हैं वो आएगा। और संधि, संधि आप पढ़ चुके होंगे कहीं न कहीं। संधि जिसको हम लोग कहते हैं कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि में हमारे पास आएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास आया है समास का टॉपिक। समास आप जान रहे हैं, संधि और समास दोनों समानार्थी नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, आने वाले समय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम पाठ्यक्रम समझ लें कि क्या क्या है। पर्यायवाची शब्द है आपके पाठ्यक्रम में। पर्यायवाची एक बहुत काम की चीज़ है। पर्यायवाची हर कोई भी आप परीक्षा देने वाले हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन वाले, तो उसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। फिर है आपके पास विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। विलोम शब्द में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तमाम शब्द तो ऐसे होते हैं कि विकल्प देखते ही आपको पता चल जाएगा आखिर इस शब्द का विलोम क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे शिव जी के मंदिर, शिव जी का मंदिर क्या होगा, शिवालय होगा। और इस तरह से अनेक शब्द, जैसे होता है सत्य, सब्यसाची, इसका मतलब हो गया कि दाहिने हाथ से तीर चलाने वाला, या सॉरी बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। फिर है हमारे पास श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति माने सुनना, सम माने समान, जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ कैसा दे।
भिन्न अर्थ दे, उस जिसको हम लोग शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास होता है अनल और अनिल, अनिल और अनल, ये आपको सुनने में एक समान लग रहे होंगे, लेकिन अनिल का अर्थ दूसरा होता है और अनल का अर्थ दूसरा होता है। सुनने में समान लगे, अर्थ भिन्न दे, उसको हम श्रुत समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म अथवा श्रुत समभिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। फिर होता है आपका 10वां टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, उप माने आगे, सर्ग माने रचना करना। कोई शब्द किसी शब्द के पहले आएगा और नया शब्द बना लेगा, उसको उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय, प्रति माने बाद में, अय माने आने वाला, जो बाद में आएगा, किसी शब्द के बाद में आएगा और नवीन शब्द का विधान कर देगा, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखें, आप प्रत्यय को ही देख लें, प्रत्यय, इसमें प्रति और अय मिलकर के प्रत्यय बना, जो प्रति है यही उपसर्ग हो गया। ध्यान रखें, प्रत्यय में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय में क्या है, उपसर्ग है। और बहुत सारे शब्द उपसर्ग वाले हैं, जैसे देखेंगे अनाचार, अत्याचार देख लें, अत्याचार, अनाचार। पूछा जाए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है और अनाचार में अनुपसर्ग है। जब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम लोग कायदे से क्लियर करेंगे। फिर हमारे पास आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। कक्षा 6 से आप इससे परिचित होंगे, कक्षा 4-5 में भी ये हिंदी की किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं। लोकोक्तियां लोक में जो उक्ति प्रचलित है, इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत हमको मालूम नहीं है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं दादा बाबा से, वो कहावतें बन के चली आ रही। लोकोक्तियों को कहावत कहते हैं। और मुहावरे अर्थात जो वाक्य में नवीनता प्रदान कर देते हैं, वाक्य में अधिक रसयुक्त बना देते हैं वाक्य को, उसको हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 12वां टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना कैसे होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है, और फिर हमारे पास साधारण वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है, अर्थात वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है शब्दों तथा वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां। कभी कभी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम लोग गलत पढ़ रहे होते हैं और उसको शुद्ध करने के लिए आपसे पूछा जाता है। जैसे एक बहुत कॉमन शब्द है, देखिए अतिशयोक्ति। यह शब्द मिल जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, इसमें जो आपको स्वरविहीन सा दिख रहा है ये पूरा सा होता है यहाँ पर, और इसको हम लोग लिखते हैं अतिशयोक्ति। अभ्यास की चीज है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा पढ़ेंगे, उसको उतना ही हमारा पास ये शब्द भंडार होता जाएगा और हमारे शब्द शुद्धि का टॉपिक ऐसे ही हमारा तैयार होता चला जाएगा। वाक्य शुद्धियां, जैसे इसको हटा दें, वाक्यों में भी अशुद्धियां होती हैं, नादानी में हम लोग करते रहते हैं और वो परीक्षा में आता है। जैसे देखें, बाजार में अनेकों लोग उपस्थित थे। अब पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो जो हमारे पास अनेकों है ये अशुद्ध शब्द है वाक्य में जो प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अनेकों शब्द अशुद्ध है, ये होता है अनेक। इस तरह के प्रश्न बीएड में खूब धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, इन्हें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है रस, छंद और अलंकार। विस्तृत रूप से हम सब रस, छंद और अलंकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रस या कौन से छंद, कौन से अलंकार परीक्षा में, बीएड की परीक्षा में विशेष रूप से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कम पूछे जा रहे हैं,
हालांकि हम पढ़ेंगे विस्तार से, सारे रसों, सारे छंदों, सारे अलंकारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको केवल बीएड की परीक्षा नहीं देनी है, आपको इसके बाद सीटेट देना है या यूपी टेट देना है, फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं देनी है, तो आपके लिए हमेशा से काम आने वाला है। फिर हिंदी साहित्य रचना और रचनाकार, जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जो प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इस 15वें वाले टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदी साहित्य में क्या क्या पूछा जा रहा है, जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रख दिया जाता है। फिर अपठित गद्यांश, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ पर आधारित 4 या 5 प्रश्न रहेंगे, जो बहुत सरल होता है। अभ्यास करके हम इस टॉपिक को, इसमें 5 के 5 या 4 के 4 प्रश्न हम सही कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के। ये तो हमारा पाठ्यक्रम था। अब आइए हम इस जो बीएड का पाठ्यक्रम था उसका एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ते हैं। विस्तार से हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज इसका एक रफ आइडिया ले लीजिए आखिर वर्णमाला में है क्या। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिल करके बना है, वर्ण और माला। माला समझते हैं, जो पहना जाता है गले में, वो गले की माला होती है, हार होता है। वर्णमाला में वर्णों की माला होगी। परिभाषा के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जो परिभाषा होती है वर्णमाला की, ये वर्णों की माला है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है। क्या निर्धारित है? पूर्व, कि कौन सा वर्ण किस स्थान पर रहेगा। पहले आ है, फिर आ, जिसको हम लोग छोटा बड़ा, छोटी बड़ी के नाम से जानते हैं, उसे एनसीईआरटी रिकमेंड करती है, जो वर्तनी निदेशालय है वो रिकमेंड करता है कि हम छोटा बड़ा ना कहा करके अ आ ई ई उ ऊ इस तरह से पढ़ें। तो ये जो वर्णमाला पहले से ही बना दिया गया है भारतीय विद्वानों ने, उसको जो पहले से निर्धारित है, पहले आ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, यही पूर्व निर्धारित क्रम है। पूर्व निर्धारित क्रम में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए? जैसा कि पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, नया नहीं है, पहले से निर्धारित है। उसी क्रम में अगर हम वर्णों को व्यवस्थित करते हैं तो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। चलिए, वर्णमाला हमारा चल रहा था। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता कि आखिर वर्ण कहते किसको हैं? तो ध्वनि, ध्वनि चिन्हों, ये हम पढ़ते समय शब्द शुद्धि भी करते चलेंगे, ध्यान रखेंगे चिन्ह यही सही है। अगर आप ऐसा लिखते हैं या ऐसा कहीं लिखा मिलता है तो जान जाइएगा कि गलत है। चिन्हों ये अशुद्ध शुद्ध ये है। ध्वनि चिन्हों की लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह, ये ध्वनि क्या है? हम बोल रहे हैं का, हमारे मुंह से जो ध्वनि उच्चरित हो रही है वो का है, और अगर इसको हम लिख दें तो ये वर्ण हो गया। हम बोल रहे हैं माँ, हम बोल रहे हैं ऊ, और अगर इसको लिख दिए तो ये वर्ण हो गया। मुंह से उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहेंगे?
वर्ण कहेंगे और जो वर्णों का व्यवस्थित रूप आ जाएगा तो वर्णमाला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो हमारे पास ध्वनि है, ध्वनि ये मौखिक होता है। ध्वनि क्या है? मौखिक है। और ये जो वर्ण है वो क्या है? लिखित। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। वर्णमाला, वर्णमाला में क्या क्या है हमारे पास? वर्णमाला पूरी याद कर डालें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको याद नहीं, कुछ लोगों को जिनको ना याद हो, क्योंकि बहुत समय पहले पढ़े थे, शब्दों की वर्णों की संख्या भी ज्यादा होती है। अंग्रेजी ABCD तो सबको याद रहता है, हिंदी में अटक जाते हैं। आ ई ई उ ऊ री ए ओ औ अंक और आह। फिर हमारे पास आता है का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, या, रा, पा, पा। यहां जगह का अभाव है, यहां लिख देते हैं। या, रा, ला, वा, शा, अलावा शा, सा, एक, फिर से देख लें। पापा बाबा माँ, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इसको डिब्बे में रख दिए हैं हम। क्यों? इसको तो हम स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर। और इसके नीचे शेष जो बचा है वो सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन। क्या कहलाएंगे? व्यंजन। इसको लेकर के ये तो डिब्बे में रख दिया गया है, ये न स्वर है ना व्यंजन है। इसको कहा गया है अयोग वाह। क्या कहा जाता है? अयोग वाह। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अर्थात वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। फिर हमारे पास ये का से लेकर के मां तक, इसके बाद का सब व्यंजन ही है, लेकिन का से लेकर मां तक का जो वर्ण है इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। ध्यान रखेंगे, ये ऊपर का स्वर, नीचे का सारा व्यंजन, ये बगल का भी व्यंजन, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। पूरे को इसको क्या कहेंगे? यारा लावा। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, आज डेमो क्लास देख लेते हैं। यारा लावा को हम कहते हैं अंतस्थ। क्या कहेंगे? अंतस्थ। इसको क्या कहेंगे? ऊष्म।
इसके बाद ये जो हमारे पास बचा है छात्रा, ज्ञा और श्रा, इसको हम लोग संयुक्ताक्षर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? संयुक्ताक्षर। फिर अब हम वर्णमाला में स्वर पर थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। चलिए, स्वर। आ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए, ओ अंक और आह। हमेशा अंक और आह लिखा स्वर वाली पंक्ति के साथ में ही जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको स्वर माना नहीं जाता है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ये हमारे पास स्वर हैं। फिर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। आखिर स्वरों के कितने भेद हैं? तो स्वरों का वर्गीकरण कई तरह से किया गया है, जिसमें से हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास भेद है वो है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। एक मात्रिक है, एक मात्रिक स्वर, इसका एक और नाम है लघु स्वर। इसका एक नाम है ह्रस्व स्वर। हा में री लगा देंगे। हा में री, फिर आधा सा और वह ह्रस्व स्वर। इसमें कौन कौन आएगा आपका? इसमें केवल 4 स्वर आपके आएंगे। इसको हम लोग छोटा आ कहते हैं, छोटी ई कहते हैं, छोटा ऊ कहते हैं और री कहते हैं। आप कहते हैं, लेकिन आज से आप कहिएगा अ, ई, उ और री। नहीं कह मिले तो ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये जो 4 स्वर है हमारे पास, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। इनको हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर अथवा लघु स्वर अथवा ह्रस्व स्वर। फिर हमारे पास आता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसको हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? जो जो उसमें से छूट गया था वो सब इसमें आएगा। क्या क्या आएगा? आ, ई, उ, ए, ओ, इनकी संख्या 7 होती है, क्योंकि कुल स्वर आप जानते हैं कितने हैं? 11। अगर 4 स्वर हमारा ह्रस्व स्वर हो गया तो 7 स्वर क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। और 7 4 मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा? 11। आ ई उ ए ओ और इनको हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर अथवा दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर भी एक इसका नाम है, संयुक्त स्वर। संयुक्त क्यों है? क्योंकि दो स्वरों को जोड़ करके बनाया गया है। हमें एक वर्गीकरण इसमें से और आता है, सजातीय संयुक्त स्वर। ये द्विमात्रिक स्वर अथवा दीर्घ स्वर या संयुक्त के अंतर्गत ही आता है। सजातीय
संयुक्त स्वर, और एक होता है विजातीय संयुक्त स्वर। ऐसा कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें आप देखें आ आएगा, क्योंकि ये आ और आ को जोड़ करके बनाया गया है। ई आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को जोड़ करके बनाया गया है। ऊ भी इसी में आएगा, क्योंकि ये ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ को जोड़ करके बनाया गया है। आ, ई और ऊ को हम किस में रखेंगे? सजातीय संयुक्त स्वर में रखेंगे, क्योंकि समान जाति के वर्णों को जोड़ करके ये क्या किया गया है? बनाया गया है। इसके बाद फिर आता है विजातीय संयुक्त स्वर। विजातीय में हमारे पास कौन कौन आएगा? ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये जिन से जोड़ करके बने जिन वर्णों से, वे आपस में एक ही जाति के नहीं हैं। फिर क्या? ए आपका आ और ई वर्णों से मिलकर के बना है, और जो ए है ये आ और ए को जोड़ करके बनाया गया है। ओ जो हमारे पास है ये आ और ऊ को संयुक्त करके बनाया गया है, जबकि औ, आ और ओ को जोड़ करके बनाया गया है। तो इस तरह से हम वर्गीकरण जो स्वरों का कर रहे थे मात्रा के आधार पर, तो एक मात्रिक स्वर निकला, द्विमात्रिक स्वर निकला। एक मात्रिक को लघु अथवा ह्रस्व स्वर भी कहे थे, और द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर अथवा संयुक्त स्वर भी कहा गया था। फिर इसके बाद अगला वर्गीकरण है, जो स्वरों का वर्गीकरण है, जिह्वा के भाग के आधार पर। अर्थात जो स्वरों का उच्चारण हम लोग करते हैं वो जिह्वा के किस भाग से उच्चरित होते हैं। इसमें 3 वर्गीकरण किया गया। एक था अग्र स्वर, एक था मध्य स्वर, और एक है पश्च स्वर। तो एक तो उपाय यह है कि स्वरों का उच्चारण करके आप देख लें कि आखिर जिन स्वरों का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो जिह्वा के किस भाग से उच्चरित हो रहे हैं, और या तो जो पढ़ाया जा रहा है इसको समझ लें। आपके पास जो मध्य में आता है केवल एक स्वर आता है, ह्रस्व आ। इसके बाद स्वर यहां हम लिख देते हैं, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस 11 होना है। 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11। अब देखेंगे मध्य स्वर का मामला क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे पास ह्रस्व आ है उसको हम किस में रखेंगे? मध्य स्वर में। इसके बाद देखते हैं कि जब उच्चारण करते हैं तो किन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है। जैसे देखेंगे ई, 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 ई हमारे पास अग्र स्वर में आएगा। फिर हमारे पास जो बचता है री, फिर है ए, ऐ, ई, ए, ऐ और री को इसमें हम रखते हैं। री कितने स्वर हो गए हैं? 5 स्वर। ई, ए, री, इसको हम रखेंगे किसमें? अग्र स्वर में। फिर इसके बाद मध्य स्वर पहले ही आप क्लियर कर रखे हैं कि ह्रस्व आ को हम मध्य स्वर में रखेंगे। इसके बाद जो बचा वो किस में जाएगा? पश्च स्वर में। बचा क्या हमारे पास? बड़ा ऊ,
ऊ, ओ, औ, ये सब किस में जाएंगे? पश्च स्वर में जाएंगे। एक और ट्रिक बता देते हैं आपको हम कि आप देख लें जिन स्वरों में इस तरह का बन रहा है, तीन बन रहा है, किसमें बन रहा है? देखो ऊ में बन रहा है, इस ऊ में बन रहा है, औ में बन रहा है, ओ में बन रहा है। बन तो आपका ह्रस्व आ में भी रहा है, लेकिन इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा आ यानी ह्रस्व आ के अतिरिक्त जिन वर्णों में ये तीन जैसी आकृति बन रही है, उन सबको हम किस में रखेंगे? पश्च स्वर में रखेंगे। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 स्वरों का वर्गीकरण हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के अंतर्गत कर सकते हैं। ये भी परीक्षा में, बीएड की परीक्षा में विशेष रूप से पूछा गया है कई बार। फिर इसके बाद आता है जो वर्गीकरण हमारा मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर। मुंह के खुलने बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह ज्यादा खुलता है, कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है। उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया स्वरों का। एक नाम रखा गया है समृत स्वर, एक नाम रखा गया है विवृत स्वर। अगर समृत का मतलब होता है बंद, लेकिन एकदम से मुंह बंद कर लेंगे तो किसी भी स्वर का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, गूं गा कर सकते हैं, जिसका उच्चारण नाक से होगा। और इसी में एक होता है अर्ध समृत। अर्ध को भी ध्यान रख लेंगे, शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। पढ़ाते समय शब्द शुद्धि साथ साथ में चलती रहेगी। अर्ध आपको अगर इस तरह से मिले, इसको अशुद्ध मानिएगा, इस तरह से मिलेगा तो इसको शुद्ध मानिएगा। फिर एक आता है अर्ध विवृत। ये चार वर्गीकरण किए गए हैं, पहले चारों का नाम जान लें। और सबसे पहले विवृत वाला मुंह, विवृत वाला स्वर लिख लें। विवृत में एक स्वर आता है क्या? आ। सबसे ज्यादा मुंह फैलता है आपका किसके उच्चारण में? आ के उच्चारण में। फिर सोचिए कि किस स्वर, समृत का मतलब बंद, बंद का मतलब एकदम बंद तो हो नहीं सकता है, तो किन स्वरों के उच्चारण में मुंह हमारा लगभग बंद रहता है? तो आप देखेंगे आ ई जब बोलते हैं तो मुंह एकदम से बंद होता है, थोड़ा सा खुला रहता है, केवल इतना खुलता है कि हवा हमारी बाहर चली जाए। तो इसमें आपका आएगा ई ऊ और री। सबसे ज्यादा स्वर किसमें गए हमारे पास? समृत स्वर में। अर्ध समृत की एक पहचान है जिसमें एक चोटी बनेगी। क्या आएगा इसमें? ए आएगा और ओ आएगा। आपको लग रहा होगा कि ए में तो एक चोटी नहीं बन रही है, लेकिन आप देखें शब्द है मेरा, इसमें मां में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। तो ए में एक मात्रा है, आपको केवल दिख नहीं रही है। इसको इस तरह से हम लिख लें, ए ये मात्रा के रूप में लिखे तो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। और ओ ये एक चोटी जैसी बन रही है, जिसमें एक चोटी बनेगी, वो अर्ध समृत हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या आपके पास? अर्ध विवृत बचा हुआ है। तो अर्ध विवृत का मतलब हो जाएगा जो और किसी में नहीं गया वो चला जाएगा अर्ध विवृत में। क्या क्या बचा है हमारे पास? एक तो हमारे पास छोटा यानी ह्रस्व आ बचा हुआ है, और ए बचा है, औ बचा है। ये तीन अगर विषम परिस्थितियों में काम लगेगा तो आप इस आगत स्वर को रख सकते हैं। कभी कभी पूछा गया है कि आगत स्वर, ये अंग्रेजी भाषा से आया है, आ और ऊ के बीच की ध्वनि है। आ और ऊ के बीच की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? औ। इस अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है डॉक्टर,
जब आपको डॉक्टर लिखना है तो आप एक टोकरी बनाते हैं और उसमें कुछ रखते नहीं, टमाटर रख देंगे तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्वर है इसी को हम लोग आगत स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया: संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। फिर इसके बाद हमारा जो अगला वर्गीकरण है स्वरों का वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति का मतलब होगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर क्या क्या होगा। कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ पूरी तरह गोल होते हैं और कुछ स्वरों के उच्चारण में गोल नहीं होते हैं। तो जिनमें गोल होंगे उनको हम कहेंगे वृत्ताकार स्वर। इसका एक और नाम है वर्तुल और एक है आवृत्ताकार। इसको कहते हैं आवर्तुल। तो जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठ पूरी तरह गोल हो जाएंगे उनको आप वर्तुल कह दें, और जिनके उच्चारण में गोल नहीं हो रहे हैं उनको हम अवर्तुल कहेंगे। आ बोल रहे हैं गोल नहीं हुआ, आ बोल रहे हैं गोल नहीं हुआ, ई बोल रहे हैं गोल नहीं हुआ, ई बोले तब भी नहीं गोल हुआ, लेकिन ऊ जैसे ऊ बोले तो तुरंत ओष्ठ क्या हो गए, आप बोल करके देख लो तो ओष्ठ गोल हो जाएगा। लगभग इतना गोल भी नहीं होगा कि आप गोला प्रकार डाल करके घुमा के देखो कि गोल हुआ कि नहीं गोल हुआ, खतरनाक काम है। ऊ, ऊ, ओ और औ, बस इतना ही। विषम परिस्थितियों में आप औ को भी मान सकते हैं, औ जो आगत स्वर है। बाकी जितने भी स्वर हमारे पास हैं, आ, आ, ई, उ तो उधर चला गया है, री, ए, ए, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास वर्णमाला में आज स्वरों का एक सरसरी तौर पर हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे, स्वरों के वर्गीकरण का। व्यंजनों पर हम कल प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।